बच्चों हमने इसके पहले के लेक्चर में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ एरर्स पढ़ा था, लीस्ट काउंट एरर, रैंडम एरर, बहुत सारी चीज़ें हमने इसके पहले के लेक्चर्स में पढ़ी थी। अब हमें देखना है ये एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। अब ये एरर आई क्यों थी? एरर आने के भी बहुत सारे रीजंस थे। आपकी मेजरिंग टेक्निक गलत हो सकती थी, या आपके मशीन में कुछ गड़बड़ हो सकती थी, या कुछ अनअवॉइडेबल रीजंस थे, जिसका एग्जाम्पल था वाइब्रेशन या फ्रिक्शन। तो इन सब वजह से हमारी वैल्यूज़ में एरर आ जाती। एरर का मतलब क्या होता है कि जो हमारी डिज़ायर्ड वैल्यू है उससे थोड़ी सी कम या थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू आ जाती है, तो वो क्या हो जाती है? एरर। अगर थोड़ा सा डिफरेंस आता है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया, जैसे हमारी वैल्यू आनी चाहिए थी 10 और 10 की जगह अगर आ रही थी वो 10.1, 10.01, तो ये सब एक एक्सेप्टेबल रेंज में होता है। और अगर इससे ज़्यादा वेरिएशन होता है, लाइक अगर 10 की जगह आपकी वैल्यू आ रही है 15 या 20, तो उतना ज़्यादा वेरिएशन जो होता है एक्सेप्टेबल नहीं होता है। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं कि एब्सोल्यूट एरर क्या है और रिलेटिव एरर क्या है और परसेंटेज एरर क्या है। एब्सोल्यूट एरर में देखिए, हमने कोई भी एक्सपेरिमेंट किया, उसकी n नंबर ऑफ़ रीडिंग्स हमने निकाल ली। n नंबर ऑफ़ रीडिंग्स क्या होती हैं? n नंबर ऑफ़ रीडिंग्स होती हैं 10 ले ली, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 10, 20, 15, 8, 7। ठीक है, जैसे हमने लेट अस कंसीडर डिस्टेंस ही फाइंड आउट करनी है या टाइम ही फाइंड आउट करना है। ए की वैल्यू जो है, ए यहाँ पे समझो कि टाइम है, हमने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है और हमें 10 बार टाइम की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 10 बार उस एक्सपेरिमेंट को हमें रिपीट करना है। तो ए मीन क्या होगा? मीन क्या होता है? टोटल सम डिवाइडेड बाय n। ठीक है, जितनी वैल्यूज़ है, जितनी बार हमने वो रीडिंग ली है, उस सब का समेशन। अगर 10 बार ली है तो a1, a2, a3 प्लस एंड सो ऑन a10 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू क्या हो जाएगी? उस केस में n की वैल्यू हो जाएगी 10। अगर हम a जो है 10 बार फाइंड आउट कर रहे हैं, अगर a हम 15 टाइम्स फाइंड आउट कर रहे हैं, तो यहाँ पे n की वैल्यू 10 की जगह 15 हो जाएगी और ये आ जाएगा एंड सो ऑन अप टू a15। ठीक है, तो a मीन क्या हो जाएगा? a मीन हो जाएगा I1 to n समेशन का साइन an डिवाइडेड बाय n। ये इसी फॉर्मूले को शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब डेल्टा a1 क्या होगा? डेल्टा a1 वो होगा कि हमारे a1 की वैल्यू a मीन से कितनी वेरिएट कर रही है, मतलब a1 में कितना एरर है वो हमें यहाँ से पता चलेगा। तो यहाँ से कैसे पता चलेगा? हम a1 में से a मीन को माइनस कर देंगे। इन द सेम वे हम a2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। a2 डेल्टा a2 कैसे पता चलेगा? डेल्टा a2 का मतलब ये है कि हमारे a2 की रीडिंग में कितना एरर है। ठीक है, तो a2 की वैल्यू में से a मीन माइनस करेंगे। इन द सेम वे वी विल डू फॉर द a3 एंड an। तो ये सारे हमारे वैल्यूज़ में एरर्स आ गए। ठीक है, फ्रॉम 1 to n। अब डेल्टा a का मीन निकालें, मतलब जो भी हमारी एरर्स आई हैं उन एरर्स का मीन क्या है? तो इन सब का समेशन और डिवाइडेड बाय अगेन n, जैसे यहाँ पे किया था वैसे ही यहाँ पे करेंगे। अब मैंने इसको एक ब्रैकेट क्यों लगा दिए? ये वेरिएशन जो हैं, ये ब्रैकेट लगते हैं एब्सोल्यूट डिफाइन करने का। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? मतलब a की वैल्यू, डेल्टा a की वैल्यू आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। कैसे? अगर मान लीजिए आपकी a की वैल्यू आनी थी 10 और आपकी a की वैल्यू आ गई 10.01, तो डेल्टा a की वैल्यू क्या होगी? 10.01 माइनस 10, मतलब ये आएगा पॉजिटिव 01। ठीक है, अब अगर a की वैल्यू आ गई हमारी 99.09, सॉरी 9.09, आनी क्या थी? आनी थी 10। तो उस केस में a की वैल्यू क्या, डेल्टा a की वैल्यू क्या हो जाएगी? डेल्टा a की वैल्यू होगी माइनस में। ठीक है, -0.91। तो हम जो है एब्सोल्यूट जब टर्म डिफाइन करते हैं, उसका मतलब ये है कि हम साइन कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो डेल्टा a मीन क्या होगा? मीन के लिए हमने ब्रैकेट यहाँ पे इसीलिए यूज़ किया है क्योंकि हम यहाँ पे एब्सोल्यूट डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो इन सारी एरर्स को सम करके n से डिवाइड कर देंगे। n से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा डेल्टा an डिवाइडेड बाय n।
ब्रैकेट इसीलिए लगाया क्योंकि एब्सोल्यूट ले रहे हैं, हम साइन को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, मतलब पॉजिटिव ही कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। अब फॉर सिंगल मेजरमेंट रेंज ऑफ ए, हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि हम ए का एक ही सिंगल मेजरमेंट ले रहे हैं, तो उसके लिए ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू होगी ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन, ठीक है। ए मीन हमने कहाँ से निकाला है, ए मीन हमने यहाँ से निकाला है और डेल्टा ए मीन हमने यहाँ से निकाला है, तो उससे आ जाएगा हमारा ए मीन। ठीक है, ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन। ओके, अब इसका मतलब क्या है, इसको हम दूसरी तरह कैसे भी लिख सकते हैं, दूसरी तरह ऐसे लिख सकते हैं कि मतलब ए की वैल्यू जो होगी वो इसके और इसके बीच में लाई करेगी। कैसे, जैसे ए की वैल्यू अगर हमारे पास 10 है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, अगर ये वैल्यू अगर हमारी 9.988 10.001, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम ये टर्म, ये वैल्यू याद कर सकते हैं, मतलब 10 की वैल्यू 10 आनी थी हमारी रीडिंग, 10 की जगह हमारी रीडिंग आ रही है 9.888 जो कि 10 से कम है, और एक अदर एक्सपेरिमेंट में हमारी वैल्यू आ गई 10.001, मतलब ये 10 से थोड़ी सी ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है जो हमारी ए की एक्चुअल वैल्यू है वो इसके इन दोनों के बीच में लाई कर रही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट एरर। अब देखते हैं रिलेटिव और परसेंटेज एरर। रिलेटिव एरर कैसे आएगी, रिलेटिव एरर आएगी डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय ए मीन। डेल्टा ए मीन क्या था, जो हमारी एरर में डिफरेंस आ रहा था, जो हमारी वैल्यूज़ आनी थी उन वैल्यूज़ में मीन के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंस आ रहा था वो था हमारा डेल्टा ए मीन, और ए मीन क्या था, सारी वैल्यूज़ का मीन, तो ये हो जाएगा हमारा रिलेटिव एरर। परसेंटेज एरर कैसे आएगा, इसी रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर देना तो ये इसकी परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी। बस ये आपको बेसिक्स से जो फॉर्मूले हैं वो आपको ये फॉर्मूले याद करने हैं। इसी कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स का फर्दर एक टॉपिक है एरर ऑफ अ सम और अ डिफरेंस। इसका मतलब क्या है, एरर ऑफ सम का मतलब ये है कि हमने दो ऑब्जेक्ट मेजर करे हैं और दोनों वैल्यूज़ को अगर हमें सम करना है और दोनों में ही अगर एरर है तो उनकी रिजल्टेंट एरर कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे कंसीडर करते हैं कि हमें इस डस्टर की लेंथ को मेजर करना है और हमें इस मार्कर की लेंथ को भी मेजर करना है, तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट ए, या ये हो गई लेंथ ए और ये हो गई हमारे पास लेंथ बी। इन दोनों की लेंथ का जो रिजल्टेंट है उसको हम कह रहे हैं जेड, लेंथ जेड कह रहे हैं। तो इसकी वैल्यू अगर मान लो इसकी लेंथ कितनी है, 11 सेंटीमीटर है, कंसीडर कर रहे हैं, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम 11 की जगह इसको हम मेजर कर लेंगे गलती से 11.01, ठीक है। या फिर अगर नेगेटिव साइड चले जाएं तो इसकी लेंथ हम क्या मेजर कर सकते हैं, 10.98 या 10.97। वैसे ही थोड़ा सा वेरिएशन अगर हम इसकी लेंथ में मेजर कर लेते हैं, फिर इनकी रिजल्टेड लेंथ कितनी हो जाएगी, टोटल लेंथ हो जाएगी हमारे पास z। तो z की वैल्यू क्या है, a प्लस बी, ठीक है। a लेंथ ये है, b लेंथ ये है, तो z की लेंथ हो जाएगी a प्लस बी। a प्लस बी हो गई। इफ z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसकी लेंथ में जो वेरिएशन है, और ये दूसरा ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम इसकी मेजरिंग में गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन z, इन दोनों को जब हम सम करेंगे या बीच का साइन जो है नेगेटिव है उसको कंसीडर करेंगे, तो मैक्सिमम एरर कब आएगी, जब दोनों की पॉजिटिव साइड, मैक्सिमम वैल्यू इसमें कब अचीव होगी, तब अचीव होगी जब दोनों पॉजिटिव वैल्यूज हम ऐड करेंगे, ठीक है, क्योंकि बीच में नेगेटिव भी तो है। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर z में क्या हो जाएगी, डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, ठीक है। अब इफ़ z इज इक्वल टू a माइनस बी, मतलब हमने ये लेंथ लेनी है, अभी तो हम दोनों की लेंथ को समेशन कर रहे थे, अब हम मान लेते हैं कि ये डस्टर जो है इसकी लेंथ है a, हमें इसमें से इतनी लेंथ, इसको हटाओ थोड़ा सा कम कर लेते हैं ताकि आपको विजिबल हो, ये z है,
ए है, ये है हमारी बी लेंथ, हमें ए माइनस बी करना है, हमें जो जेड फाइंड आउट करना है वो दोनों की लेंथ का गैप फाइंड आउट करना है, डिफरेंस फाइंड आउट करना है। दूसरा केस ये हो गया जेड इज इक्वल टू ए माइनस बी, तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड क्या हो जाएगा, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। यहाँ पे हमने प्लस साइन लिया था क्योंकि एरर्स हमारी ऐड हो रही थी। अब हम क्या देख रहे हैं, जब एरर हमारी सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो हम ये वाली कंडीशन लगाएंगे, इन दोनों ब्रैकेट्स में नेगेटिव साइन अंदर लेके जाएंगे, तो फर्दर इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। ये ए और बी हमने साथ में लिख लिया, ठीक है, ए माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ ए माइनस बी हो जाएगा, और इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ लिख लिया, तो ये एरर्स आ गई हमारी। ये तो एब्सोल्यूट वैल्यू है जो एक्चुअल वैल्यू है, और ये दोनों हमारी आ गई एरर्स, ए और बी की लेंथ में जो एरर है। तो प्लस माइनस डेल्टा जेड क्या होगा, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, मतलब टोटल एरर जो जेड में आएगा वो इन दोनों की लेंथ का एरर आएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड उस केस में कब आएगी, जब हम दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो चाहे सब्ट्रैक्शन हो चाहे एडिशन हो, दोनों की लेंथ का मैक्सिमम वैल्यू कब अचीव होगी, मैक्सिमम वैल्यू तभी अचीव होगी जब जो दो वैल्यूज़ का हम चेकअप कर रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं, उन दोनों को हम ऐड कर देंगे, तभी हमारे पास मैक्सिमम एरर आएगी। एरर ऑफ अ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट वर्ड का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मतलब z हमें मिल रहा है तो वो a और b का प्रोडक्ट है, मतलब a और b को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें z की वैल्यू मिल रही है। जैसे डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, मतलब मास की वैल्यू हो जाएगी डेंसिटी को जब हम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो वो हो जाता है हमारा मास, किसी भी बॉडी का मास। तो अब z प्लस माइनस डेल्टा z, ठीक है, इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू यहाँ पे क्या क्या प्रोडक्ट b प्लस माइनस डेल्टा b। ये हम प्लस माइनस क्यों ले रहे हैं, डेल्टा ए तो एरर हो गया, एरर के साथ जो एब्सोल्यूट वैल्यू में चेंजेस आते हैं वो टोटल ये हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए की मल्टीप्लिकेशन पहले इससे होगी, फिर ए की मल्टीप्लिकेशन इससे होगी, फिर डेल्टा ए की मल्टीप्लिकेशन इससे होगी, फिर डेल्टा ए और डेल्टा बी की मल्टीप्लिकेशन होगी, तो फाइनली हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी को हमने नेग्लेक्ट किया है, क्यों नेग्लेक्ट किया है कि क्योंकि ये दोनों बहुत छोटी वैल्यू है। लेट अस कंसीडर डेल्टा ए था 0.01 और डेल्टा बी था 0.02, तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इनकी वैल्यू हो जाएगी 0.0002, ठीक है। तो ये बहुत छोटी वैल्यू है, इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो दो एरर्स के प्रोडक्ट को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसका रिजल्टेंट बहुत छोटी वैल्यू होता है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम डिवाइड कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड को z से और राइट हैंड साइड को ab से। इस इक्वेशन में डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है, फर्दर डिवीजन कर लेना आप लोग। अब इस वन को इस वन से हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या रेशो आया, डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। इसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत छोटी वैल्यू थी, ये भी नेग्लिजिबल है। अगर इस वैल्यू को ए बी के प्रोडक्ट से डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू और छोटी हो जाएगी, तो इस पूरी वैल्यू को हमने नेग्लेक्ट कर दिया। तो एरर ऑफ अ प्रोडक्ट क्या आया, मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम वैल्यू आएगी इन दोनों का समेशन, इन दोनों के रेशियो का समेशन, दिस विल बी द मैक्सिमम वैल्यूज़। आपको अगर फर्दर इलाबोरेट करना है तो दो बार इसको लिख लेना, दो बार इसको लिख लेना, पॉजिटिव वैल्यू फिर नेगेटिव वैल्यू फिर पॉजिटिव वैल्यू फिर नेगेटिव वैल्यू, तो आपके पास मैक्सिमम यही अचीव होगा। इतनी कैलकुलेशन आप लोग खुद करके देख लेना। यही सेम रूल लगता है डिवीजन में। हमने यहाँ पे क्या किया, मल्टीप्लाई, z इज इक्वल टू ए इंटू बी। आपको क्या करना है, अब आपको यही ट्रिक लगानी है z इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी के लिए, और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपका रिज़ल्ट, आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो यही आ रही है या वैल्यूज़ कुछ और आ रही हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं, जब हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और उसमें बार बार रीडिंग्स लेते हैं, तो हमारा सिस्टम ऐसा होना चाहिए, हमारी रीडिंग्स की वैल्यू ऐसी आनी चाहिए कि उससे हमें ये पता चले कि हमारा सिस्टम प्रिसाइज़ है, वो हमें जो रिज़ल्ट दे रहा है वो प्रिसाइज रिज़ल्ट दे रहा है। ये कैसे पता चलेगा, ये तब पता चलेगा जो हमारे रिज़ल्ट्स की वैल्यूज़ आ रही हैं उन वैल्यूज़ में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए।
रिलायबल डिजिट्स क्या होती हैं, प्लस फॉर सर्टेन अनसर्टेन डिजिट्स आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है सॉरी, हमने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसमें हमारी वैल्यू आई दिस मच ऑफ सेकेंड्स, मतलब 1.79 सेकेंड्स। तो इसका मतलब क्या है, इसमें 1.7 जो है वो हमारी सर्टेन वैल्यू है और ये जो वैल्यू है ये अनसर्टेन वैल्यू है। ठीक है, अनसर्टेन इसलिए क्यों है कि हमारा सिस्टम तभी एक्यूरेट कहलाएगा तभी जब हमारी वैल्यू 1.7 तक तो एटलीस्ट आनी चाहिए सेम। अगर हम उसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा परफॉर्म कर रहे हैं, एक बार वैल्यू आ गई हमारी 1.79, दूसरी बार वैल्यू आ गई 1.789, तो ये फर्स्ट के दो नंबर्स तो सेम आए, बाद की ही तो डिजिट चेंज हुई, तो ये हमारी वैल्यूज़ होंगी सर्टेन नंबर्स होंगे, ये हमारा नंबर जो होगा ये अनसर्टेन नंबर होगा। ये हमारे रिजल्ट्स की एक्यूरेसी उतना ज़्यादा इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। ऐसे ही इस नंबर में अगर लेते हैं तो 2.8 तक, ये 2 और 8 हमारे सर्टेन नंबर है इसमें, और 9 हमारा अनसर्टेन नंबर है। अब हम लेते हैं जब डेसिमल के 2 पॉइंट्स तक 11.36, तो इसमें 11.3 हमारा सर्टेन है, 6 अनसर्टेन है। मतलब हमारा जो दोबारा रिज़ल्ट रिपीट कर रहा है, अगर हमारी दोबारा वैल्यू आ गई 11.37, 11.38, 11.39, तो ये नंबर तो हमारा रिपीट हो रहा है, ये रिपीट नहीं हो रहा है लास्ट वाली डिजिट। डेसिमल के 1 पॉइंट तक तो करेक्ट वैल्यू आ रही है, तो हमारे इसमें सर्टेन डिजिट क्या हो गई 11 और 3, अनसर्टेन डिजिट क्या हो गई 6। ठीक है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी थी, इसमें हमारी सिग्निफिकेंट फिगर्स थी 3, इसमें भी 3 थी, और इसमें हमारी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 4। ठीक है, तो बच्चों यहीं पे हमारा ये सारा टाइप्स ऑफ एरर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये सारा इस चैप्टर के टॉपिक्स हमारे ख़त्म हो जाते हैं। अब इस चैप्टर में नया टॉपिक आता है डायमेंशंस, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। चैप्टर का नया टॉपिक है डायमेंशंस। नया टॉपिक भी है और लास्ट टॉपिक भी है। डायमेंशंस क्या होते हैं, यूनिट्स तो आप सबको पता चल गई, यूनिट्स के बारे में हमने बहुत सारा पढ़ लिया। अब डायमेंशंस क्या होती हैं। फर्स्ट हम क्वांटिटी लेते हैं मास। मास को किससे डिफाइन, किस मास की यूनिट क्या थी हमारे पास, केजी। तो मास की डायमेंशन क्या होती है, एम। और डायमेंशंस को हम हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं। लेंथ क्या होती है, लेंथ होती है हमारी मीटर में या सेंटीमीटर में, इसकी डायमेंशन होती है एल। टाइम हमारा होता है सेकंड्स में, ये इसकी क्या है, यूनिट है, और टाइम की डायमेंशन होती है कैपिटल टी। बच्चों हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, डायमेंशंस में हम डायमेंशंस को कैपिटल लेटर से डिफ़ाइन करते हैं और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, लेंथ के लिए हो गया एल, टाइम के लिए हो गया टी, टेम्परेचर हम किस में मेजर करते हैं, केल्विन में। यूनिट इसकी ये होती है, डायमेंशन हो गई इसकी के। करंट हम किस में मेजर करते हैं, एम्पियर में, तो ये हो जाएगा कैपिटल ए। ठीक है, अब आओ सबसे पहले बहुत बेसिक क्वांटिटी हमारी होती है वेलोसिटी, उसकी डायमेंशन फाइंड आउट करते हैं। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। मीटर के लिए आ गया एल और सेकंड के लिए आ गया टी, मतलब टाइम। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या हो गई, एल टी -1। इसके बाद बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर के लिए आ जाएगा एल, सेकंड स्क्वायर का मतलब टी स्क्वायर। बच्चों
दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ब्रैकेट में लिखना मत भूलना, LT-2। फोर्स क्या होता है, m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास की हो जाएगी m, एक्सेलरेशन हो जाएगी LT-2। तो फोर्स की क्या हो जाएगी, MLT-2। अब बात करें प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की अभी हमने फाइंड आउट की है, MLT-2। एरिया क्या हो जाएगा, L स्क्वायर ऊपर जाएगा और यहाँ पे +1 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ML-1 और T-2। तो ये हो गई आपके प्रेशर की यूनिट। तो ये 4 टर्म्स की मैंने निकाल दी है, बाकी सारी जो है आप लोग खुद फाइंड आउट करेंगे, सारी कैलकुलेशंस आप इसके बारे में सीखेंगे। अगर कोई ऐसी टर्म है जो आपको नहीं समझ में आ रही है, जिसकी डायमेंशन कैलकुलेट करना नहीं आपको समझ में आ रहा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाती हूँ। और इसी के साथ सेकेंड चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। 2 पार्ट में, पार्ट 1 की मैंने अलग वीडियो बनाई थी, पार्ट 2 की मैंने दूसरी वीडियो बनाई है। आप इन दोनों चैप्टर्स को पढ़ें और समझें। कहीं भी डाउट्स होते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, वो सारे डाउट क्लियरिंग का मैं अलग से वीडियो बनाती हूँ। तो बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, मेरा पढ़ाने का तरीका आप लोग को समझ में आया, तो आप मुझे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जो मुझे मोटिवेशन देगा फर्दर और अच्छे वीडियोज़ बनाने का। थैंक यू।